नमस्ते दोस्तों, आई एम Davinder Singh, Chartered Accountant. Simplifying GST. That has been the mantra on my YouTube channel while explaining various case laws, notifications, circulars, guidelines, etc. And today we are going to discuss guidelines which have been issued by CBEC as recent as 2nd of November 2021 and which pertains to Rule 86A. दोस्तों, ये जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं सीबीएसई के द्वारा, ये 2 नवंबर 2021 को इशू की गई हैं और ये परटेन करती हैं रूल 86A से। दोस्तों, गाइडलाइंस पर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रूल 86A के बारे में बताना चाहूंगा। रूल 86A पावर देता है कमिश्नर को या उसके द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर को, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे नहीं हो सकता, कि वो किसी भी रजिस्टर्ड डीलर का, रजिस्टर्ड पर्सन का लेजर को ब्लॉक कर सकते हैं, आईटीसी लेजर को। और उसमें परिस्थितियां दी गई हैं कि 5 परिस्थितियों के अंदर वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का आईटीसी लेजर को ब्लॉक कर सकते हैं। ये रूल 86A के सब रूल 1 में लिखा हुआ है। सब रूल 2 में लिखा हुआ है कि अगर उनके पास ये रीजंस हैं कि अब इस आईटीसी लेजर को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं रही या कुछ पोर्शन को अनब्लॉक कर देना चाहिए, तो वो उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। और सब रूल 3 बताता है कि 1 साल के बाद इस रिस्ट्रिक्शन का प्रभाव में नहीं रहेगी। दिस रिस्ट्रिक्शन विल नॉट रिमेन इन इफेक्ट आफ्टर द लैप्स ऑफ 1 ईयर सिंस द डेट आईटीसी लेजर वाज फर्स्ट ब्लॉक्ड। दोस्तों, जब से रूल 86 से आया, काफी एम्बिगिटी थी, काफी इरेगुलरिटी थी और हाई कोर्ट काफी केसेस में इस बात को तवज्जो देता रहा, एम्फेसाइज देता रहा कि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की जानी चाहिए और उस बात को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी की है। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके बीच में ये कहा गया है कि ये कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है रूल 86 में कि आपने किसी का भी आईटीसी लेजर को ब्लॉक कर दिया। आपको पूरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, पूरा रीजंस टू बिलीव होने चाहिए। रूल 86A में शब्द दिए हुए हैं रीजंस टू बिलीव, पूरे रीजंस टू बिलीव होने चाहिए कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन का आईटीसी लेजर को ब्लॉक करने जा रहे हैं। अब हमने इन शब्दों को, रीजंस टू बिलीव को, काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। इनकम टैक्स में भी काफी जगह रीजंस टू बिलीव शब्द का प्रयोग होता है, बट रीजंस टू बिलीव को अगर मैं जीएसटी एक्ट के अंदर देखूं तो ये कहीं भी डिफाइन नहीं किए गए। हाँ, एक आईपीसी एक्ट के अंदर सेक्शन 26 के अंदर जरूर रीजंस टू बिलीव को डिफाइन किया गया है, पर जनरल टर्म में अगर मैं रीजंस टू बिलीव को आपके सामने डिफाइन करना चाहूं सिंपल शब्दों में, तो रीजंस जो है वो ऑब्जेक्टिविटी से पर्टेन होने चाहिए और बिलीव जो है वो सब्जेक्टिव हो सकता है। सो इट मींस इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी अलोंग विद सब्जेक्टिविटी। Objectivity means where there is no doubt, where there is only one opinion that can be found about the facts, and subjectivity that may vary from person to person. तो रीजंस कुछ ऐसे होने चाहिए कि अफसर के पास कि इस आईटीसी लेजर को ब्लॉक करना है, इसके अलावा और कोई सेकंड उसका व्यू पॉइंट ना बन सकता हो, ऐसे रीजंस उसके पास होने चाहिए। क्योंकि जब हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन के आईटीसी लेजर को ब्लॉक करते हैं रूल 86A की पावर को यूज करते हुए, तो उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। इसलिए रीजंस टू बिलीव का काफी जरूरी रोल है। और जब भी वो रीजंस टू बिलीव हो, ये भी नहीं कि वो उसके मन में हो कि मैंने रीजंस टू बिलीव बनाए थे, उसको अपनी फाइल में वो लिखना भी है कि कौन से रीजंस टू बिलीव थे जिसके कारण उसका ये व्यू बना कि रूल 86A सब रूल 1 के अंदर उसको आईटीसी लेजर उसका वो ब्लॉक कर सके। एक बात का हमें और ध्यान रखना है, जो कि इस गाइडलाइंस के थ्रू एक सजेशन दी गई है डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये काफी टफ प्रोविजन है रजिस्टर्ड पर्संस के लिए, उनका आईटीसी लेजर ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने पावर जो दी है वो दी है कि अगर 1 करोड़ से नीचे तक का हो तो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर इस आईटीसी लेजर को ब्लॉक कर सकते हैं अगर आईटीसी लेजर का जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ से कम है। पर अगर 1 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है तो जो पावर है वो सजेशन दी गई है कि वो पावर जो है वो दी जानी चाहिए एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर को। और अगर आईटीसी लेजर जिसको ब्लॉक करना है रूल 86A के अंतर्गत, अगर उसकी
वैल्यू 5 करोड़ रुपए से अधिक है तो यहाँ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के पास ही पावर है आईटीसी लेजर को ब्लॉक करने की। ये एक सजेशन है, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, बट बिकॉज गाइडलाइंस हैव बीन इशूड, मोर और लेस इट शुड बी अडेयर्ड टू। एक और जो बात इस गाइडलाइन में लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि अगर सपोज कीजिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट हो रहा है, सेक्शन 65 जो ऑडिट डिपार्टमेंट के अफसर द्वारा किया जाता है या सेक्शन 66 के अंदर जो ऑडिट किया जाता है, जो स्पेशल ऑडिट होता है, जो ऑडिट किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, उसके वजह से भी अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में पता लगता है कि उसके आईटीसी लेजर को ब्लॉक करना चाहिए, तो जो उनका ऑडिट कमिश्नरेट है वो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को इस बात की जानकारी दे सकता है और फिर जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर अपनी पावर्स को यूज करते हुए, रीजंस टू बिलीव को फॉर्म करते हुए या केस की गंभीरता को समझते हुए आईटीसी लेजर को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों हमने बार बार बात करी कि आईटीसी लेजर को ब्लॉक कर सकते हैं, तो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का आईटीसी बनता कैसे है? वो आईटीसी बनता है सेक्शन 16 की, जब कोई अपनी शर्तों को पूरा करता है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर आईटीसी लेजर को अगर ब्लॉक करने की स्थिति आ रही है तो इट मींस उसने सेक्शन 16 की शर्तों को अच्छे से पूरा नहीं किया है। तो वही शर्तें रूल 86A सब रूल 1 में लिखी हुई हैं। जो 5 शर्तें हैं जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था वो ये है कि ये आईटीसी किसी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इशू किया गया है, मतलब कि जो सप्लायर है जो अपनी जगह पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिस एड्रेस पर उसने रजिस्ट्रेशन लिया है उस जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर रहा है जबकि उसको गुड्स या सर्विसेज तो मिले ही नहीं, सिर्फ इनवॉइस मिला है। तीसरी कंडीशन ये है कि रेसिपिएंट का अपना ही जो एड्रेस है वो नॉन एग्जिस्टेंट प्लेस पे हो, जिस एड्रेस पर उसने रजिस्ट्रेशन लिया है बट वो उस एड्रेस पर एग्जिस्ट ना करता हो। चौथी कंडीशन ये है कि उसने आईटीसी तो क्लेम कर लिया बट ये आईटीसी इनएलिजिबल क्रेडिट है, जैसा कि सेक्शन 17(5) में भी लिखा हुआ है। और पांचवी कंडीशन कि उसने आईटीसी क्लेम कर लिया बट उसके पास टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेसिस पर ही वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। और जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं रूल 36 के अंदर, सीजीएसटी के रूल 36 के अंदर। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट, दिस हैज बीन डिफाइंड हियर। दोस्तों इसके अलावा जो हम बात करें जो इस गाइडलाइंस के अंतर्गत हुआ है, यदि हम सब रूल 2 को देखें, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है डिपार्टमेंट के सुओमोटो एक्शन की वजह से, वो खुद या उनको ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस करवाया जाता है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा कि देखिए मेरे आईटीसी को आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए और अब आपको इसको अनब्लॉक कर देना चाहिए, तो वो इसको अनब्लॉक कर सकते हैं आफ्टर स्टेटिंग द रीजंस इनटू द फाइल। और थर्ड जो कंडीशन ये है कि यदि 1 साल बीत जाता है, जो सब रूल 3 बताता है कि अगर 1 साल बीत जाता है तो अगर आपने आईटीसी लेजर को ब्लॉक किया हुआ है तो आपको इसको अनब्लॉक करना पड़ेगा, बिकॉज जो रूल 86A है ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है, ये कंपलसरी ब्लॉकिंग नहीं है, ये टेम्परेरी ब्लॉकिंग है। तो 1 ईयर इज गुड एनफ टाइम, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है। तो इस गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि अगर आपकी कोई एडजुडिकेशन करनी है, कोई आपको असेसमेंट करना है, केस फाइनल करना है, तो आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए ताकि आपको इस टेम्परेरी प्रोविजन से आप बाहर आ सकें और आप दूसरे सेक्शन जो कि एडजुडिकेशन या रिकवरी वाले सेक्शन है उन सेक्शंस की तरफ मूव कर सकें और टेम्परेरी किसी के आईटीसी को आप ब्लॉक ना करके रखें। दोस्तों ये तो हमने डिस्कस किया जो गाइडलाइन सीबीईसी के द्वारा इशू की गई है। मेरे व्यू में मैं रजिस्टर्ड पर्संस को यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति से गुड्स खरीदें तो इंश्योर करें वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता हो, वो उसी एड्रेस पर ही हो। इनवॉइस लें और उसी व्यक्ति से इनवॉइस लें जिससे उन्होंने गुड्स खरीदे। ऐसा ना करें कि गुड्स वो किसी और से खरीद रहे हो और इनवॉइस किसी और से ले लें। ऐसी स्थिति में उन्हें रूल 86A को फेस करना पड़ सकता है जो कि उनके आईटीसी लेजर को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है यदि आप किसी सही व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ऐसी परिस्थिति कभी भी झेलनी नहीं पड़ेगी।
अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे से कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।